नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल ज्ञान भारती में। पिछले वीडियो में मैंने आपको महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन आंसर बताए थे जो सीटेट और टेट के एग्ज़ाम में बहुत ही काम आ सकते हैं। इस भाग में मैं आपको 50 क्वेश्चन फिर से बताऊंगा जो महत्वपूर्ण हैं, जो टेट और सीटेट एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। और उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें। तो पहला सवाल है कि बुद्धि का संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिया। तो दोस्तों, इसके साथ साथ ये क्वेश्चन भी याद रखना कि मैं क्या सवाल पूछ रहा हूँ, क्योंकि बहुत से दोस्त होते हैं जो सिर्फ देखते नहीं हैं, सिर्फ सुनते हैं। तो कृपया आप याद रखो कि मैंने क्या पूछा। मैंने पूछा कि बुद्धि का संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिया। तो बुद्धि का संज्ञानात्मक सिद्धांत जीन पियाजे ने दिया था। अच्छा, बुद्धि का संवेगात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया। बुद्धि का संवेगात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया। तो बुद्धि का संवेगात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया था दोस्तों, गोलमैन ने दिया था। ये गोलमैन, याद रखना, गोलमैन। बुद्धि का संरचना सिद्धांत किसने दिया। तो बुद्धि का संरचना सिद्धांत आइजैक ने दिया था। तो पहला सवाल क्या था, बुद्धि का संज्ञानात्मक सिद्धांत, वो किसने दिया था, वो दिया था जीन पियाजे ने। दूसरा था बुद्धि का संवेगात्मक विकास का सिद्धांत, वो दिया था गोलमैन ने। और तीसरा था बुद्धि का संरचना सिद्धांत, ये दिया था आइजैक ने। दोस्तों, तीनों सिद्धांत याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। किशोर की सबसे नाजुक एवं संवेदनशील समस्या क्या होती है। तो किशोर की सबसे नाजुक एवं संवेदनशील समस्या होती है यौन संबंधी समस्या। मानव विकास की किस अवस्था के बाद व्यक्ति परिपक्व हो जाता है। तो मानव विकास की किशोर अवस्था के बाद व्यक्ति परिपक्व हो जाता है। शिक्षण की विभिन्न विधियों के प्रयोग के लिए कौन सी अवस्था सर्वाधिक उपयुक्त है। तो शिक्षण की विभिन्न विधियों के लिए बाल्यावस्था सर्वाधिक उपयुक्त है। मैं कौन हूँ, क्या हूँ आदि जैसी प्रबल भावनाएं बालक के विकास की किस अवस्था की सूचक होती हैं। तो यह किशोर अवस्था की सूचक होती हैं। तो विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किस सिद्धांत से संबंधित है। तो यह विचार निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है। मनोशिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है किस चीज़ का। या शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है मानव व्यवहार का। तो विकास प्राणी में प्रगतिशील परिवर्तन है जो निश्चित लक्ष्यों की ओर निरंतर निर्देशित होता रहता है। यह कथन किसका है, यह कथन ड्रेबर का है। ड्रेबर ने कहा था कि विकास प्राणी में प्रगतिशील परिवर्तन है जो निश्चित लक्ष्यों की ओर निरंतर निर्देशित होता रहता है। सीखने का सिद्धांत किसने दिया था। तो सीखने का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया था। खेल पद्धति के जनक कौन है। खेल पद्धति के जनक किल पैट्रिक है। ह्यूरिस्टिक पद्धति के जनक कौन है। ह्यूरिस्टिक पद्धति के जनक आर्म स्ट्रॉन्ग है। प्रोजेक्ट पद्धति के जनक कौन है। तो प्रोजेक्ट पद्धति के जनक जॉन डेवी है। अस्थायी मानव दांत कितने होते हैं। तो अस्थायी मानव दांत 20 होते हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया एक बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। शिशु के मस्तिष्क का वजन कितना होता है। तो शिशु के मस्तिष्क का वजन 350 ग्राम होता है। मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है। तो मनुष्य के मस्तिष्क का वजन 1400 ग्राम होता है। जीन पियाजे ने जिनेवा में किसकी स्थापना की। तो जीन पियाजे ने जिनेवा में लेबोरेटरी स्कूल की स्थापना की थी जिसमें उन्होंने मनोविज्ञान के कई प्रयोग किए थे। जीन पियाजे के द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या है। तो जीन पियाजे ने द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड पुस्तक लिखी थी 1923 में। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को ध्यान में रखते हुए बालक की कितनी अवस्था बतलाई। तो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को ध्यान में रखते हुए बालक की 4 अवस्था बतलाई थी, जिसमें पहली थी संवेदी गत्यात्मक अवस्था, जन्म से लेकर 2 वर्ष तक। दूसरी थी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 2 वर्ष से 7 वर्ष तक। तीसरी थी ठोस मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, 7 से 11 वर्ष तक। और चौथी थी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, 11 से 18 वर्ष तक। बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई थी। किसके द्वारा की गई थी दोस्तों ये। तो बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान पियाजे के द्वारा की गई थी। विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, या विचार किसने दिया था। तो विकास कभी ना समाप्त होने प्रक्रिया है या विचार विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया या विचार किससे संबंधित है। तो विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है या विचार निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है। प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए। तो प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से धैर्य और दृढ़ता विशेषता होनी चाहिए। उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्वों में परिवर्तन समझने लगते हैं। तो उत्तर बाल्यावस्था में बालक द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र में अंतर समझने लगते हैं।
दूसरे बरस में अंत तक शिशु का शब्द भंडार कितना हो जाता है? तो दूसरे बरस में अंत तक शिशु का शब्द भंडार 100 शब्द हो जाता है। शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? तो शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास बाल अवस्था में होता है। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध कौन संवेग से है? तो मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध आश्चर्य से है। बाल अवस्था होती है 12 वर्ष तक। शारीरिक विकास का क्षेत्र है स्नायु मंडल। विवेचना रहित विचार की अवस्था मानी गई है 4 से 7 वर्ष। बुद्धि का तर्क बिंदु सिद्धांत किसने दिया? तो बुद्धि का तर्क बिंदु सिद्धांत स्टर्नबर्ग ने दिया था। इन्होंने बुद्धि को 3 भागों में बांटा था: विश्लेषणात्मक बुद्धि, व्यवहारिक बुद्धि और सृजनात्मक बुद्धि। जीन पियाजे के अनुसार बुद्धि क्या है? तो जीन पियाजे के अनुसार बुद्धि वातावरण के साथ अनुकूलन करने की प्रक्रिया है। अल्फ्रेड बिने के अनुसार बुद्धि के प्रकार बताइए। तो अल्फ्रेड बिने के अनुसार बुद्धि 4 शब्दों से मिलकर बनी है: ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना। टर्मन के अनुसार बुद्धि की क्या परिभाषा है? तो टर्मन के अनुसार बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। स्टर्न के अनुसार बुद्धि की क्या परिभाषा है? स्टर्न के अनुसार बुद्धि एक सामान्य योग्यता है जिसके द्वारा व्यक्ति नई परिस्थितियों के साथ समायोजन करता है। बकिंघम के अनुसार बुद्धि की क्या परिभाषा है? बकिंघम के अनुसार सीखने की शक्ति ही बुद्धि है। बैचलर के अनुसार बुद्धि की क्या परिभाषा है? बैचलर के अनुसार बुद्धि किसी कार्य को करने की, तार्किक चिंतन करने की, वातावरण के साथ समायोजन करने की सामूहिक योग्यता होती है। सामान्यतः बुद्धि कितने प्रकार की होती है? सामान्यतः बुद्धि 3 प्रकार की होती है: अमूर्त बुद्धि, मूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। यांत्रिक बुद्धि या स्थूल बुद्धि किसे कहा जाता है? मूर्त बुद्धि को यांत्रिक बुद्धि या स्थूल बुद्धि कहा जाता है। स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि की क्या परिभाषा है? स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि तार्किक चिंतन करने की योग्यता है। बाल अपराध बनने के कारण क्या क्या हैं? तो बाल अपराधी बनने के कारण निम्न हो सकते हैं, जैसे कि आनुवांशिकता, व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति ना होना, शारीरिक दोष, घर का वातावरण शांत होना, कुसंगति के कारण, दादा दादी का अधिक लाड़ प्यार, स्तरहीन मनोरंजन, माता पिता का गरीब होना, पक्षपातपूर्ण व्यवहार और माता पिता का तलाक आदि। बाल अपराधियों के उपचार क्या क्या हैं? तो बाल अपराधियों के उपचार हैं मनोवैज्ञानिक विधि, समाजशास्त्रीय विधि, वैधानिक विधि। समस्याग्रस्त बालक कौन होते हैं? तो वे बालक जिनके व्यवहार में ऐसी कोई असामान्य बात होती है जिसके कारण वे समस्याग्रस्त बन जाते हैं, जैसे कक्षा में देर से आना, स्कूल से भाग जाना, कक्षा में अधिक बातें करना, अधिक प्रक्रियाशीलता होना, गृह कार्य करके ना लाना, कक्षा में पढ़ाई में ध्यान ना लगाना। समस्याग्रस्त बालकों की समस्या शिक्षक द्वारा कैसे दूर की जा सकती है? तो शिक्षक को चाहिए कि ऐसे बालकों को अलग अलग बिठाएं और सबसे आगे बिठाएं। शिक्षक को स्वयं बालक की समस्याओं के कारणों का पता लगाना चाहिए और दूर करना चाहिए। शिक्षकों को ऐसे बालक के घर जाकर उनकी समस्या का पता लगाना चाहिए। गिलफोर्ड ने सृजनशीलता के 4 तत्व कौन से बताए हैं? तो गिलफोर्ड ने सृजनशीलता के 4 तत्व निम्न बताए हैं: लोचनशीलता, मौलिकता, अपसारीशीलता, केंद्राभिमुख। वैज्ञानिक गुण ने सृजनशीलता के कितने तत्व दिए? तो वैज्ञानिक गुण ने सृजनशीलता के 5 तत्व दिए जो निम्न है: मौलिकता, अनुकूलता, विचारात्मकता, विचारों का सहचर्य, लोथशील और विविध। सृजनात्मकता के प्रमुख तत्व कौन से हैं? तो सृजनात्मकता के प्रमुख तत्व हैं मौलिकता, नवीनता, लोचनशीलता, विस्तारण करने की क्षमता, विभिन्नता। सृजनशील बालकों की विशेषता क्या क्या है? तो सृजनशील बालक जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं। सृजनशील बालकों में उच्च महत्वाकांक्षा वाले होते हैं। सृजनशील बालकों के विचार व्यापक होते हैं। सृजनशील बालकों में संवेदनशीलता अधिक पाई जाती है। सृजनशील बालकों में एकाग्रता पाई जाती है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, या किसने कहा? तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, या अरस्तु ने कहा था। बालक के समाजीकरण की पहली पाठशाला कौन सी होती है? तो बालक के समाजीकरण की पहली पाठशाला उसका घर एवं परिवार होता है। दूसरा खेल का मैदान होता है और तीसरी स्कूल होती है। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो। और अगर आपने अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दें। धन्यवाद।